नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महामारी के इस दौर में बीमारियां अपना अलग अलग रूप लेकर आ रही हैं। इस दौर में नवजातों पर भी कोरोना का खतरा मंडराता रहता है। जरूरी है कि हम नवजातों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। जरूरी है कि सुरक्षित तरीके अपनाएं और नवजात को बचाएं। आज की डिबेट में चर्चा एक्सपर्ट से करेंगे, कैसे रखें नवजात शिशु का ध्यान। कोरोना महामारी नवजात शिशुओं के लिए भारी। 1 साल से छोटे नवजात शिशुओं को कोरोना का खतरा। शिशुओं के लिए डबल निमोनिया बेहद खतरनाक। कोरोना संक्रमित होने पर माताएं घबराएं नहीं। सुरक्षित तरीके अपनाएं, शिशु को फीड कराएं। कोरोना काल में बढ़ाएं नवजात की इम्यूनिटी। नवजात शिशुओं के लिए कोरोना की तीसरी लहर हो सकती है घातक। कोविड-19 के कारण नवजात शिशुओं का टीकाकरण हुआ है प्रभावित। नवजात का कोई टीका टाले नहीं, खतरा दोगुना होने की आशंका। कोरोना काल में कैसे रखें नवजात का ध्यान। सुरक्षा। तो इस कोरोना काल में नवजात की सुरक्षा कैसे करें, चलिए बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव जैन जी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राजीव जी, आपसे तो सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि जो ये कोरोना का इस वक्त का दौर चल रहा है, ऐसे में जो नवजात शिशु हैं, रक्षा उनकी कैसे की जाए। राजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए राजीव जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए चीजें भी बता रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलें जो हैं वो नवजात शिशु को लेकर सामने आती हैं और ऐसे में कैसे उनकी सुरक्षा करें। वो क्या क्या उपाय हैं जिससे आप अपने नवजात शिशु की सुरक्षा कर सकते हैं। कोरोना का ये दौर चल रहा है, ऐसे में खतरा जो है वो बच्चों के लिए बना हुआ है और जो संभावनाएं, आशंकाएं जो जताई जा रही हैं कि तीसरा जो लहर होगा कोरोना का, वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव जैन जी जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए समस्याएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो नवजात शिशु में होती हैं और हो सकती हैं नॉर्मली और कोरोना के दौरान। साथ ही उसके लक्षण क्या क्या होंगे, उससे बचाव कैसे किया जाए ताकि आप अपने नवजात शिशु की सुरक्षा कर सकें। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की क्या राय है, वो क्या सलाह देते हैं जिसके जरिए आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, पेरेंट्स के लिए भी ये अति आवश्यक है कि वो मास्क पहने। जो नवजात शिशु होते हैं तो फीडिंग बेबी होते हैं, तो ऐसे में माता जो हैं वो खास ध्यान रखें। ये सारी चीजें अहम हैं। अब चलिए, राजीव जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सुन पा रहे हैं सर? हेलो, सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, पर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि नॉर्मली तो माता पिता अपने बच्चों की केयर करते ही हैं, लेकिन कोरोना के इस काल में
क्या विशेषता और बरतने की जरूरत है, क्या सतर्कता और बरतने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि इस बार मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप कर रखा है कि थर्ड वेव जो आने वाली है कोरोना की, उसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाएंगे या केवल बच्चे ही होंगे, और जो होंगे तो कोविड बहुत तरह से घातक होगा। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि घबराने की बात नहीं है, आपको सतर्क और सजग रहना है, घबराना नहीं है। कोविड की थर्ड वेव आएगी, और ये बात ज़रूर है कि हमारे जो अंडर 18 बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं और वल्नरेबल भी हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लहर में, फर्स्ट लहर में हमारे एल्डरली लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, और सेकंड लेयर में हमारे ब्रेड विनिंग जो लोग हैं जो 30s to 50s के बीच में, वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ही है। तो ये इन्फेक्ट तो ज़रूर होगी, पर अच्छी बात यह है कि इन बच्चों को इन्फेक्ट होने के बाद में जो लक्षण होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, और अंडर 10 डेथ्स बहुत कम रिपोर्ट हुई है। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि कोई डेथ रिपोर्ट हुई है। तो इन बच्चों को इन्फेक्शन तो होगा, पर इससे घबराने की बात नहीं है। आपको 3 जो चीज़ें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, इनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और साथ में जो आपके रूटीन वैक्सीनेशन है जो आपको लगाने के हैं, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाए जाते हैं, उन सभी वैक्सीन को नियमित तौर पे लगाना है। और इनफैक्ट अगर कोई वैक्सीन मिस भी हो गया है तो उसको आपको नेक्स्ट सेशन में लगाना है। एक ही सिटिंग में आप 2 से 3 वैक्सीन लगा सकते हैं, और वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं तो आप अच्छी तरह से अपने आप को कवर करके जाएं और वैक्सीन तरीके से लगाएं। और इस भ्रम में नहीं पड़िए कि कोविड लहर के दौरान वैक्सीन लगाने से बच्चों को कोई कोविड हो जाएगा। अगर आपने प्रिकॉशंस बराबर ले रखे हैं तो कोविड नहीं होगा, और आपका बच्चा वैक्सीनेटेड रहेगा। नहीं, अब राजीव जी, आपने जैसी बात कही कि मीडिया ने बहुत हाइक करके इस चीज को दिखाया है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये आशंका तो जाहिर कर ही रहे हैं और उसी चीज को मीडिया दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ये आशंका जाहिर की है कि बच्चे इफेक्टेड होंगे। जैसा आपने भी कहा कि बच्चों पे असर ज्यादा होगा क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है नहीं। बताऊं, बात करने का फेर है, बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि बच्चे ही वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर है। पर जो परिणाम बच्चों के ऊपर आएंगे वो इतने घातक नहीं होंगे जो कि हमारे 30s, 40s, 50s, 60s वाली पॉपुलेशन में आया है। उसके कई सारे रीजन हैं। हाँ, क्या मैं आपका प्रश्न ढंग से नहीं समझ पाया? बच्चे डेफिनेटली इन्फेक्ट होंगे, पर उनमें सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। मैं वो यही कहना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे एज जो बिलो 1 ईयर एज है उसमें बच्चों के इन्फेक्ट होने के रेट बहुत कम है। अंडर 20 ईयर्स का हम अगर देखें तो डेफिनेटली पिछले फर्स्ट कोविड वेव के मुकाबले इस कोविड वेव में 4 से 5% बच्चों में इजाफा हुआ है इन्फेक्टिविटी के अंदर। ये एक साइंटिफिक चीज़ है। पर बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशंस जो कोविड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस देखने को आए हैं वो इतने नहीं है। पर एक कॉम्प्लिकेशन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। एक टर्म होती है MISC, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कोविड। ये अक्सर उन बच्चों में होता है जो इसके लक्षण यही होते हैं कि आपको बुखार कोविड होने के 1-1.5 महीने बाद दोबारा आ जाता है, या आपको कोविड पॉजिटिव रहा है और साथ के साथ ही बुखार के साथ आपके कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे CRP, ESR, ये बढ़े हुए होते हैं। शरीर पे कोई लाल रंग के चकत्ते या दाने आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये बीमारी सस्पेक्ट की जाती है। हेलो जी जी बिल्कुल, बोलिए राजीव जी। हेलो जी जी बोलिए। हेलो हेलो राजीव जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो लगता है राजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर रुपेश मसंद जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स विभाग के निम्स में। रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। रुपेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रुपेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रुपेश जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। राजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम दोनों से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
और आगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि राजीव जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि संक्रमित होंगे बच्चे, इफेक्टेड होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और ये लगातार शुरू से ही हम ये भी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, डटकर मुकाबला करने की जरूरत है और सुरक्षित तरीके अपनाने की जरूरत है। अब वो तरीके क्या क्या होंगे वो भी हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर तरीके क्या क्या होंगे, किस किस तरीके से हम अपने बच्चों को इस कोरोना से बचाकर रख सकते हैं। क्योंकि अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां होती हैं उन्हें, जैसे दांत आना, और दांत आने के समय बहुत सारी समस्याएं होती हैं, निमोनिया की समस्या होती है। अब तो इन समस्याओं के साथ साथ अगर कोरोना से भी बचाने की कोशिश की जाए तो वो तरीके क्या क्या होंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि नवजात को वो कौन कौन से रोग हैं जो अमूमन होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, और ऐसे में उन्हें किस तरीके से बचाया जाए। अब देखिए, नवजात बच्चों के रोग जो हैं, कॉर्निया में अल्सर होता है, कान में दर्द होना, संक्रमण होना, बहरापन, ये सारी चीजें होती हैं। अनीमिया, मलेरिया, रक्तस्राव संबंध ऐसी बीमारियां जो हैं वो होती हैं। दांत निकलने के दौरान परेशानी होती है, उल्टी होती है, दस्त होता है, ये सारी चीजें होती हैं। जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं भी जो हैं वो छोटे बच्चों को होती हैं। अब ऐसे में इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज जो है वो हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ राजीव जैन जी जुड़ गए हैं और डॉक्टर रुपेश मसंद जी भी हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हैं। राजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और आप ही से एक चीज और समझना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें तो पहले से ही बहुत सारी जो परेशानियां हैं, वो जब ग्रूम करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे दांत आने लगता है तो कुछ बच्चों को दस्त होना, उल्टी होना, ये समस्याएं होती हैं। ऐसे में कोरोना का एक एक्स्ट्रा भय, तो क्या क्या लक्षण जो हैं कोरोना के भी हो सकते हैं बच्चों में? देखिए, ऐसा है, बच्चों में ज्यादातर कोरोना लक्षण एसिम्प्टोमेटिक होता है या बहुत वाइड होता है, और कई बार ये पकड़ में नहीं आता है। हमको जब कोविड सस्पेक्ट, जब बच्चे के आसपास सराउंडिंग में कोई कोविड पेशेंट है, तो हम ऐसे में बच्चों को कोविड सस्पेक्ट मानते हैं और बच्चे का टेस्ट करा लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर वो कोविड होता है। पर इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। बच्चे का अगर हाइड्रेशन फेयर हो, मतलब उसको खूब अच्छा पानी पीता रहे, उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो, और केवल पैरासिटामोल दें, तो हम इस तरीके से इस बीमारी से सही हो सकते हैं और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों में। इसके साथ के साथ अगर कोई स्वस्थ बच्चा है, न्यूबॉर्न से लेकर 1 ईयर तक का, जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, इन बच्चों के माता पिता को एक भय सता रहा है कि वो वैक्सीनेशन कराने नहीं जा रहे हैं। उनको लग रहा है कोविड टाइम में या तो कोविड हो जाएगा बच्चों को, या कोई वैक्सीन का असर ढंग से नहीं आएगा, तो और इस तरह से वो वैक्सीन भय के कारण पोस्टपोन करे जा रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि वैक्सीनेशन को पोस्टपोन बिल्कुल नहीं करें। समय अनुरूप जिस तरह से जो टाइम टेबल टीका सारणी है उसके हिसाब से उनको टीका लगाना जरूरी है, क्योंकि कई वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, वो बच्चों को कई तरह की बीमारियों से और मौतों से भी बचाती है, जैसे कि 6 प्राइमरी डिजीजेज, जैसे कि डिप्थीरिया, गलगोटू, टेटनस, निमोनिया, वायरल इन्फ्लुएंजा, ये सब बीमारियां बच्चों को अगर या किसी को हो गई तो बच्चे के अंदर कोमॉर्बिडिटी बढ़ा देती हैं, और अगर इस दौरान इस बच्चे को कोविड हो गया तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा डर रहते हैं। या पोस्ट कोविड अगर जैसे खसरा ही हो जाए और बच्चे को खसरे का टीका नहीं लगा हुआ है तो बच्चे को इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बिलो 1 ईयर जितने भी वैक्सीनेशन हैं बच्चों के माँ बाप को याद करके जरूर लगाने चाहिए। और अगर कोई वैक्सीन, अच्छा, इसमें एक और चीज राजीव जी, कि अगर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद कितने महीने के अंदर उसे वैक्सीनेट किया जा सकता है? वैक्सीनेशन जो है कितने दिनों के बाद वैक्सीन उन्हें लेना चाहिए? महिला स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, तो एज पर प्रोटोकॉल आपको टीका लगाने का है। पर महिला स्वस्थ है, महिला तो कोविड है
और बच्चा स्वस्थ है तो हमको ब्रेस्ट फीडिंग तो बराबर करानी है। बच्चे 24 घंटे बाद हमको बच्चे का टेस्ट कराना है, वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो माँ और बच्चे दोनों कोविड वार्ड जो होता है उसके अंदर रह सकते हैं और माँ बच्चों को फीड करा सकती है आराम से। पर अगर बच्चा नेगेटिव आता है तो माँ को प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके अपने बच्चे को फीड कराना है। बच्चे को यूजुअली बर्थ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कोविड की वजह से नहीं होते हैं, बहुत बहुत रेयर होते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो या तो बच्चा प्री मैच्योर है या डिलीवरी के दौरान अगर कोई समस्या हुई है उस वजह से होती है। अगर इस तरह की समस्या होती है तो एज पर प्रोटोकॉल जो भी समस्या है उसको बच्चे को उस हिसाब से NICU में या बच्चों के कोविड वार्ड या नॉन कोविड वार्ड में उसकी बीमारी के अनुसार अपने को रखा जाता है। पर इसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं होती है। अगर बेबी हेल्थ है, माँ बीमार है, मास्क लगा के ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। बेबी बीमार है, नर्सरी में है तो माँ अपना दूध एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दूध निकाल के अच्छे प्रॉपर प्रिकॉशंस करके बच्चों को नर्सरी में पहुंचा सकते हैं, जिससे कि बच्चे को माँ का दूध मिल जाता है। डिस्चार्ज के बाद बच्चा अगर स्वस्थ है और कोविड नेगेटिव है तो जल्दी बच्चे को वैक्सीन लगाना है, हमको लगाना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा, एक और चीज राजीव जी, एक और चीज, अगर माता पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है, तो अगर फीडिंग बेबी है तो फिर वहां कैसे संभल करके रहने की जरूरत है? और माँ साथ में रहेंगे। माँ जब बेबी को अपने पास में रखेगी तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेगी, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो रखेगी, मास्क बराबर लगाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कोविड नहीं हो, उल्टा ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे के अंदर दूध के जरिए कुछ एंटीबॉडीज बच्चे को मिलती है जो बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जरूरी है और दूसरी बीमारियों से भी ब्रेस्ट फीडिंग बचाता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को बंद नहीं करना। माँ अपना मास्क लगाएगी और कोविड नेगेटिव बच्चे को कोविड पॉजिटिव माता अपना दूध पिलाएगी और दूध पिलाने से पहले अपने हाथ और ब्रेस्ट को अच्छी तरह से साफ करेगी और फिर उसको दूध पिलाएगी। ठीक है। अब राजीव जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ये तो बात हमने नवजात की, लेकिन जब बच्चे 2 साल, 4 साल या 5 साल तक के हैं, 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों के बारे में अगर मैं आपसे समझूं, बहुत सारे घरेलू उपचार जो हैं वो पिछले 1-1.5 साल में लोगों ने किए हैं। बच्चों के लिए वो कितना असरदार है जो घरेलू उपचार लोग करते हैं, चाहे गर्म पानी हो, काढ़ा हो, हल्दी के साथ दूध हो, ये सारी चीजें? कुछ मिला हुआ है, पर मेडिकल साइंस ने ये मान लिया है कि जो काढ़ा है और ये है, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, पानी बराबर पिएंगे और अपनी सेफ हाइजीन प्रैक्टिसेस करेंगे और साथ में इम्यूनाइजेशन बराबर रखेंगे तो आप कोर मॉर्बिडिटी से दूर रहेंगे। जैसे कि आपको ओबेसिटी नहीं है और आपको कोई दूसरी कोई कार्डियक, रीनल या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत अच्छी रहनी है और आप इन चीज़ों से इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। और ये जो है ये हमको एक सूडो कॉन्फिडेंस दे देते कि नहीं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं। काढ़ा ले के कई लोगों को गैस्ट्राइटिस हो गई है, पेट में जलन हो जाती है, स्वाद अच्छा नहीं होता है। स्टीम इनहेलेशन लेके भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैं एज पर मेडिकल साइंस तो ये आपको बोलना चाहूँगा, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। नहीं, बाकी और भी कुछ चीजें हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि दूध में हल्दी मिला करके पीना, ये अमूमन लोग पिछले 1-1.5 साल से करते आए हैं। बच्चों के लिए वो कितना असरदार होगा? ऐसा नहीं है। कोविड को रोकने के लिए तो आपको बेसिक जो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग और वैक्सीन, ये नहीं कि आपको आप हल्दी वाला दूध पी रहे तो आपको कोविड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपको जनरलाइज्ड इम्यूनिटी नहीं, वो कहते हैं ना इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे क्षमता बढ़ जाएगी, ये तो आपको कोविड नहीं होगा। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं इससे ज्यादा कुछ क्लेम नहीं कर पाऊंगा। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, पर ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपको लेने से, ये इसको लेने से, हल्दी को लेने से आपको कोविड नहीं हो सकता। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। ठीक है। अब एक और चीज है राजीव जी, जिस तरीके से आपने पहले ही कहा कि जो तीसरा लहर जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है, तो तीसरे लहर से बचाने के लिए, क्योंकि जो बात चली है, मीडिया में भी बातें चल रही हैं, हर कोई हर जगह पे ये देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है कि हम अपने बच्चों को बचाएंगे, तो तीसरे लहर से एग्जैक्टली अगर
अब हमें अपने बच्चे को बचाना है। टीकाकरण को लेकर के स्थिति फिलहाल स्पष्ट है नहीं कि बच्चों को टीका कब लगाया जाएगा, तो ऐसे में सेफ्टी तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये कहा ही गया है। तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन के लिए स्टेप माता पिता को लेना है? बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। बच्चों को टीकाकरण नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है, पर बच्चे के जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, उसके माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन जो भी हैं, उन सबको टीका लगाना बहुत 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 जरूरी है। 18+ जो भी है, क्योंकि किसी छोटे बच्चों को बीमारी होगी तो उसके नियर डियर से ही होगी, इसलिए अगर उसके आसपास के लोग सुरक्षित है तो बच्चा अपने आप स्वयं ही सुरक्षित है। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बच्चे के मास्क नहीं लगा, 2 साल तक के बच्चों को मास्क लगाने का नहीं है, और 2 साल से बड़े बच्चे भी जो है वो भी मास्क ढंग से नहीं लगाते हैं। तो हमको बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, स्पेशली बड़े बच्चे हैं, कि वो जब भी बाहर निकले मास्क लगाएं। स्कूल कभी रीओपन नहीं होने चाहिए जब तक कि अंडर 18 हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर पाते, पर ये फिर एक डिबेट का इशू हो जाता है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन कम है और बच्चे बहुत ज्यादा है। इसलिए हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के अलावा वो लोग जो बच्चों को बीमारी दे सकते हैं, उन लोगों को तो एटलीस्ट हम वैक्सीन लगाएं। बच्चों को एजुकेट करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, उसके बारे में उन बच्चों को एजुकेट करें। माँ बाप को एजुकेट करें कि जैसे कोई कोविड का सिम्टम आता है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करें कि ये बुखार तो सिंपल वायरल है और 2-4 दिन 5 दिन दवाई देके आप इसको छोड़ दो। आप जाके कोविड टेस्ट कराएं, क्योंकि सब है कोविड एपिडेमिक पैंडेमिक चल रहा है, तो कोई किसी भी बुखार को कोविड की दृष्टि से देखा जाता है, तो जाके उसका टेस्ट कराएं। लक्षणों को इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। और एक जैसे मैंने आपको बीमारी बताई थी मिस्टी, MIS-C करके बीमारी है, जो बच्चों को कोविड होने के 5-10 दिन से लेके अक्सर 1.5-2 महीने के बाद में आती है। इसमें बुखार 3-4 दिन से ज्यादा रहता है, शरीर पे कई तरह के दाने आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, बदन पे सूजन आ जाती है, कई बार बिल्कुल राजीव जी, हम उम्मीद करते हैं आपने जो बातें बताई हैं वो नवजात के माता पिता ने न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए सुना होगा और वो बहुत कारगर साबित होगा उनके लिए। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुपेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत शुक्रिया रुपेश जी का भी, राजीव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।